आज की कहानी किसी के कुकर्म की फल की कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बाबूराम की चीखें जेल में गूंज रही थी। बार बार चीख रहा था, मुझे सजा मत दो। क्या हुआ था, क्या किया था बाबूराम ने, जानिए इस कहानी के माध्यम से। बाबूराम अपनी ही ममेरी बहन गीता से प्यार करने लगा था। जब घर वालों को इस बात की भनक लगी, तब दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए उन्होंने बाबूराम की शादी नीलम से करवा दी। लेकिन बाबूराम ने गीता के लिए अपनी नवविवाहिता को ही ठिकाने लगा दिया, साथ में उसकी बहन को भी। नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, तब से वो सावन के महीने में ही अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन में अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद अपने ससुराल उसे लौटना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को घर में माँ के साथ काम में मदद कर रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वह काम छोड़कर कमरे में जाती है और मेज पे रखे हुए मोबाइल को उठाकर देखती है। फ़ोन उसके पति बाबूराम का था। उसने कॉल रिसीव की और हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज़ सुनाई दी, नीलम तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा। तब बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार तो कर ही रहा हूँ। बाबूराम के अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहने से उसके बाद उसने फ़ोन तो काट दिया। लेकिन नीलम को बाबूराम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि पिछले 3 महीने में जितना वो उसे जान पाई थी, उसे लगता था कि बाबूराम तो उसे पसंद बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन वह उसका पति था और जिद भी कर रहा था, इसलिए उसका जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी माँ को बताया और फिर अपनी छोटी बहन संगीता को साइकिल पर बिठाकर दातागंज चली आई। जब देर शाम होने पर नीलम संगीता के साथ वापस नहीं लौटी, तब उसकी माँ को चिंता होने लगी। माँ ने यह बात अपने पति हरभजन को बताई, तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन शुरू की। नीलम की ससुराल में फ़ोन करके पता किया तो वो दोनों वहाँ पे भी नहीं गई थी। बाबूराम भी घर पर नहीं था। हरभजन का परिवार बदायूं में रहता था और जब उसकी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने बाबूराम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। बाबूराम की रिपोर्ट इसलिए लिखवाई क्योंकि फ़ोन करके उसी ने नीलम को दातागंज बुलाया था। दातागंज के जो थाना प्रभारी थे विपिन कुमार, उन्होंने बाबू के घर पे दबिश दी, लेकिन विपिन कुमार को बाबूराम नहीं मिलता है। फिर उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। फिर विपिन कुमार को बाबूराम के धौलाघाट पे होने की सूचना मिलती है, जहाँ पे वो पुलिस टीम के साथ पहुँच जाते हैं। बाबूराम उन्हें वहाँ मिलता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में वो बताता है कि उसने ही अपनी पत्नी और साली को मारा है, दुपट्टे से गला घोंटकर। दोनों की लाशें गांव में उसके मामा के खेत में पड़ी हुई है, जब वहाँ पे जिला विशारदगंज क्षेत्र में वो जगह आती थी। जो विपिन कुमार थे वो टीम के साथ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पुलिस के साथ उस गांव में भी पहुँचते हैं। जब खेत में खोजबीन की जाती है तो वहाँ उनकी सड़ी गली लाशें मिल जाती है, जो बहुत ही बुरी हालत में थी, कंकाल नुमा हालत में। पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज करके दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद जब पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आई, थाने में पूछताछ के पीछे उसने जो कहानी बताई वो एक नाजायज़ रिश्ते को ज़िंदगी को समझने वाली एक ऐसी खूनी खेल की कहानी थी, जिसका शिकार बनी एक मासूम लड़की और उसकी निर्दोष बहन। महानगर बरेली थाना क्षेत्र के गांव में जो निवासी किसान थे, उसका छोटा बेटा था बाबूराम। पेशे से किसान। हरभजन के पास 7 बीघा ज़मीन थी और उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद पिता के साथ खेती में काम करने लगा था। बाबूराम का ननिहाल बरेली के ढका गांव में थी। वहां मामा की 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक बेटी जिसका नाम गीता था, नाम बदल दिया गया है, वो सबसे बड़ी थी। 18 साल की गीता का यौवन अपनी उठान पे था, जिसके कारण बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। मामा के घर अक्सर बाबूराम आता जाता था और गीता से उसकी बहुत पटती भी थी। रिश्ता दोनों का भाई बहन था, क्योंकि एक दूसरे के साथ बचपन से खेले थे और घुले मिले भी थे। लेकिन जब दोनों बड़े हो गए तब बाबूराम को गीता की खूबसूरती कुछ अलग नज़रिए से सुहाने लग गई थी। रिश्ते की याद आती तो गीता से नज़रें हटा लेता, लेकिन उसका दिल ऐसा उसे करने नहीं देता। बाबूराम बहुत कोशिश करता कि इसकी मर्यादा बना के रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका वश नहीं चलता और वो कोशिश करके हार जाता। बाबूराम ने महसूस किया कि वो गीता को चाहने लगा है और उसको देखने से ही उसे सुकून मिलता है। रिश्तों में उसने कुछ भी नहीं सोचा कि उसके रिश्ते में वो बहन लगती है।
गीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसके बगैर वो जीने की कल्पना भी नहीं कर पाता। गीता के साथ उसके रहने की इच्छा तभी पूरी होती जब गीता भी उसे हाँ कह देती। बहुत ही सोचने के बाद उसने तय किया कि वो गीता से इस बारे में बात करेगा, और गीता की वजह से बाबूराम अक्सर अपने ननिहाल में ही जाके रहने लगा था। बराबर उससे संपर्क में रहने के कारण गीता को भी उससे कुछ ना कुछ आकर्षण होने लगा था। बाबूराम को उसके साथ रहने में दुनियादारी की फिक्र नहीं होती। बाबूराम एक दिन गीता के साथ कमरे में बैठा हुआ था और उसने अपने मन में ठान लिया था कि आज अपने मन की बात वो गीता से ज़रूर बोलेगा। फिर उसने कहा, गीतू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो, गीता ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लग रहा है कि कहीं तुम मेरी बात सुनकर नाराज़ ना हो जाओ, पर बताओ तो बात क्या है, तुम क्यों डर रहे हो? गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? गीता एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेती है। क्या? सुनकर गीता चौंक पड़ी। एकाएक उसे अपने कानों पर भरोसा भी नहीं हुआ हो। हाँ गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी तरह से जानते हो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है, पर मैंने तुम्हें कभी बहन की नज़र से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो, मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा। हम समाज की नज़र में भाई बहन हैं, लोगों को पता चलेगा कि हम एक साथ हैं तो कभी वो हमें एक नहीं होने देंगे। किस किस से लड़ोगे? मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम बस एक बार हाँ कह दो। ठीक है, इतना कह रहे हो तो इस बारे में सोचने के बाद जवाब दे दूंगी, गीता ने टालने के इरादे से कहा। ठीक है, कल मुझे बरेली जाना है, शाम तक मैं लौट जाऊंगा, तब तक तुम सोच लेना, मुझे अपना जवाब बता दो, कोशिश करना कि जवाब मेरे फेवर में हो। यह कह के बाबूराम कमरे से बाहर चला गया। रात में खाना खाने के बाद जब गीता बिस्तर पर गई तब उसे नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। उसके कानों में बाबूराम के शब्द गूंज रहे थे। अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा कि वो सच में वो भी बाबूराम से प्यार करने लगी है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से प्यार का इजहार नहीं कर रही है। और जब बाबूराम प्यार की बात कर रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को तो नहीं मिलता, फिर वो क्यों ठुकरा है उसका प्यार? और उसने सोच लिया कि उसने क्या फैसला कर रहा है। अगले दिन गीता कुछ अलग करने के लिए ही मूड में थी। बाबूराम के वो प्यार में डूब चुकी थी और खोई खोई सी बैठी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। गीता को बाबूराम के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। रात के 9 बजे वो घर लौटा तो लोगों से मिलकर गीता के कमरे में आया। फिर आते ही गीता से पूछा, गीता जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? बाबूराम, मैंने रात भर सोचा, फैसला किया है और अब मैं अपनी बात बताने ही जा रही हूँ। बात बोलते बोलते रुक जाती है, पर बाबूराम की तो धड़कन ही तेज हो गई थी। उसने गीता का हाथ पकड़ा और बोला, बताओ ना, क्या फैसला है तुम्हारा? उस तरह से चुप मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूराम की हालत खराब होते देख गीता एकदम से जोर से हंसने लगती है और खिलखिला उठती है। उसे हंसता देख बाबूराम उसे सवालिया नज़रों से देखता है और बोलती है, मेरा फैसला तो तुम्हारे ही हक में है। बाबूराम खुशी से झूम उठता है और गीता को अपनी बाहों में भर लेता है। गीता लगभग उसे छुड़ाते हुए बोलती है, अपने आप पे काबू रखो, किसी ने इस तरह से देख लिया तो कयामत ही आ जाएगी। हमारा प्यार शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करूं गीता, तुम्हारा फैसला सुन के मैं पागल सा हो गया था। ठीक है, लेकिन लोगों की नज़र में हम भाई बहन हैं, इसलिए वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी ज़रूर होगी, कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये तो बात की बात है। पहले जो भाई बहन का रिश्ता है वो एक तरह से अच्छा ही है कि अब हम पे कोई शक भी नहीं कर पाएगा। गीता भी बाबूराम के प्यार में सहमत थी। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। घूमना फिरना, फिल्में देखना और मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। इन दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा था। दोनों बालिग थे लेकिन नासमझ नहीं थे, और इस दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा था, इस तरह की बातें लोगों तक छुपी नहीं रहती। लोगों में तरह तरह की बातें होनी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे ये खबर गांव से घर तक भी पहुंच गई, और जब सच्चाई पता चली तो घर में तो कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने साथ बैठ के दोनों को समझाया बुझाया, रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पे तो कोई असर ही नहीं होता। घर वालों के सामने तो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई और फिर कहा कि एक दूसरे से वे नहीं मिलेंगे। उस वादे के बाद कुछ दिनों के तक उन लोगों ने मिला भी नहीं, लेकिन बाबूराम की शादी का फैसला उसके पिता ने कर लिया था, और भी ऐसी शादी जिसमें चट मंगनी पट ब्याह हो। और एक परिचित बदाऊं जिलों के निवासी हरभजन की बेटी नीलम के बारे में जब पता चलता है, जो हरभजन का रिश्तेदार था, उसने बताया था। नीलम को घर में पूनम के नाम से भी लोग बुलाते थे।
और वो इंटर की छात्रा थी। बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की लड़की थी। बालिग हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने विवाह की चिंता करना शुरू कर दिया था। जब बाबूराम का रिश्ता आया तो उसने मना नहीं किया और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कोई ज़्यादा समय नहीं मिला और परिवार वालों ने भी सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेने का फैसला कर लिया। बाबूराम के घर वाले तो किसी भी तरह से पता लगाने के फेवर में थे ही नहीं, क्योंकि वो बस जल्दी से जल्दी बाबूराम की शादी करवा देना चाहते थे ताकि जल्दी से वो इस रिश्ते से आज़ाद हो जाए जो उसने गीता के साथ बना के रखे हुए हैं। और इसके बाद 16 मई को दोनों की शादी हो जाती है। नीलम मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन बाबूराम नीलम में कोई भी रुचि नहीं दिखाता है। उसके दिमाग में तो बस गीता ही छाई हुई थी। वो किसी भी हाल में गीता से अलग नहीं होना चाहता था। अपनी शादी के होने से वो रोक तो नहीं पाया, लेकिन नीलम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वो नहीं बनाना चाहता था और उसके साथ वो बहुत ही बेरुखी के साथ बर्ताव करता। बात बात पे उस पर चिल्लाना, उसे उल्टा सीधा बोलना, गालियाँ बकना, और इन हरकतों से नीलम समझ चुकी थी कि वो उसे तो पसंद नहीं करता। ज़रूर कोई मजबूरी होगी जिसके तहत उसने उसके साथ शादी कर ली है। दूसरी ओर बाबूराम जब गीता से मिलता है तो गीता भी नाराज़गी जताती है और बोलती है कि तुमने तो मेरा ही होने का हमेशा ही वादा किया था और कहा था कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, फिर ये वादा तुम कैसे भूल सकते हो। उसने कहा, मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ और मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दे नहीं सकता। फिर उसने बोला कि नीलम तो तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी है। तब बाबूराम ने कहा वो इस रास्ते के रोड़े को हमेशा के लिए हटा देगा। इसके बाद बाबूराम ने नीलम की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया। जब नीलम अपने मायके आई तो बाबूराम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला किया और उसके लिए अपने प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही नीलम को मारने के लिए जगह चुन ली। जब बाबूराम ने नीलम को फ़ोन करके कहा कि वो दातागंज आ जाए, वो उसे मेला दिखाने के लिए साथ में लेके जाएगा, तब नीलम आनाकानी करती है, लेकिन बाबूराम जिद पे अड़ा था। नीलम को तो उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो एक रिश्ते को मौका देना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी बहन को भी साथ में ले लिया, क्योंकि उस पर भरोसा करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, और उसे साइकिल पे बैठा के दातागंज आ जाती है। बाबूराम वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी दहेज में मिली हुई बाइक से ही आया था। नीलम एक साइकिल पे खड़ी करके साइकिल के स्टैंड पे दोनों को बहनों को वो बाइक पे बैठा के मेला दिखाने के लिए लेके चला जाता है। मतलब नीलम की साइकिल स्टैंड पे थी और दोनों बहनें बाबूराम के साथ चली गई। अब शाम होने लगी तो बाइक से दातागंज से दूर वो अपने गांव की तरफ चल देता है, जहां उसका मामा का घर था। नीलम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मेरे मामा घर में कुछ काम है। इस बहाने से वो मामा के घर वालों से भी मिल पाएगी। इस तरह से जवाब दिया तो नीलम चुप हो गई। फिर वो एक खेत में ले जाके खेत में गाड़ी रोक देता है और नीलम को कहता है कि चलो खेत दिखा लाता हूँ। वो खेत के अंदर चला जाता है। नीलम उस समय अपनी बहन के साथ वहीं पे थी और उसने सलवार कुर्ता और दुपट्टा गले में पहना हुआ था। फिर उसने जो दुपट्टा गले में पहना था उसी से उसने उसका गला घोट दिया। वो बेचारी चीख तक नहीं पाई, क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। फिर खेत से बाहर निकल आया। जब उसकी संगीता बहन ने कहा कि उसकी बहन कहाँ पे है, तो उसने कहा उसके पैर में चोट लग गई है, वो अंदर में ही है। संगीता फिर से खेत में जाती है अपनी बहन को देखने के लिए, और पीछे से बाबूराम उसके पीछे आता है और उसकी भी गला घोट के हत्या कर देता है। संगीता की हत्या करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो घर वालों को सारी बात बता देती, और संगीता को उसने बेवजह ही मार दिया। दोनों लाशों को उसने वहीं छोड़ दिया और अपने मामा के घर चला गया। वहाँ पे गीता को उसने सारी बात बताई कि कैसे उसने नीलम और संगीता को मार दिया है, और फिर मामा के घर से निकल के अपने घर चला आया। उसे जब पता चला उसके ससुर को हरभजन को कि नीलम और संगीता साथ में ही उसके गई थी, तो उसके बारे में सब कोई पूछ रहे थे। जब बाबूराम को पकड़े जाने का डर सताने लगा तो वो घर से ही भाग गया, लेकिन उसका गुनाह का करतूत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और आखिर में पुलिस की गिरफ्त में वो आ ही गया। जब विपिन कुमार ने केस दर्ज किया और प्राथमिकी दर्ज करके बाबूराम को अदालत में पेश किया, वहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। अब बाबूराम जेल के अंदर चीखता चिल्लाता रहता है, और इस बात का राज यह है कि नीलम और संगीता को तो उसने मार दिया है, लेकिन निर्दोष नीलम की तड़पती आत्मा हर पल बाबूराम को तड़पते हुए देखना चाहती थी, और हर पल उसे नीलम बहुत ही भयावह रूप में उसके सामने दिखाई देते रहती थी। बाबूराम चीखता चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता कि नीलम उसके सामने खड़ी है। बाबूराम अपनी सज़ा जिंदगी भर भुगतने वाला था। पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।